नमस्कार मित्रों। अद्भुत सन्यासी के पहले अध्याय अद्भुत बालक की तीसरी कड़ी में आइए हम देखते हैं कि बिले क्या कर रहा है। अब वह धीरे धीरे किशोर होता जा रहा है, उसकी बुद्धि बढ़ती जा रही है और सामाजिकता के गुण भी उसमें बढ़ रहे हैं। खेल कूद भी, जैसा कि हमने पिछली बार बात की थी। एक दिन की बात है, बाबा यहाँ नहीं है तो काकू हमें ना खेलने देंगे ना नाटक करने। पिछली बार भी बीच में ही डांटने लगे, मगर मगर आज तो उन्होंने बीच नाटक में नाट्य मंडप ही उजाड़ डाला। नरेन रुहासा होने लगा। अब अब क्या, बाबा आते हैं तो उनसे कहकर व्यायामशाला के लिए सामान मंगवाऊंगा, तब तो काका के आराम में खलल नहीं पड़ेगा, उसने दोस्तों से कहा। दरअसल विश्वनाथ दत्त केस के काम से अक्सर बाहर जाते रहते। उनके ना रहने पर उनके चचेरे भाइयों की मनमानी बढ़ती जा रही थी। विश्वनाथ दत्त परिवार में कलह नहीं चाहते थे, इसलिए कोई और राह ढूंढ लेते। वे लौटे तो नरेन ने सारी बात बताई। बेटे की बात उन्होंने सुनी और कुछ दिनों के बाद व्यायाम के लिए कुछ सामान खरीद दिए। अब नरेन के घर का बरामदा व्यायामशाला बन गया। काका को तब भी चैन नहीं पड़ा और अपने बेटे की हड्डी टूटने की शिकायत लेकर वे भाई के पास आए, मगर आने से पहले ही उन्होंने व्यायामशाला नष्ट कर दिया। किशोर नरेन चकित रह गया। कुछ बड़े होने पर पड़ोस के नवगोपाल मित्रा के व्यायामशाला में उसने जाना शुरू किया। एक दिन साथियों के साथ मिलकर उसने व्यायामशाला में मलखम यानी कसरत करने वाला झूला लगाने की योजना बनाई। मलखम भारी था। नरेन और उसके साथियों ने जोर लगाया, मगर सही जगह पर लगा नहीं पा रहे थे। उनके काम को देखने आसपास भीड़ इकट्ठी हो गई। इस भीड़ में एक स्वस्थ और सुडौल अंग्रेज नाविक भी था। नरेन ने उनसे मदद मांगी। वह मदद के लिए आगे बढ़ा और उस झूले को उठाने की कोशिश करने लगा। इतने में झूला डगमगाया और नाविक के सिर से जा टकराया। नाविक के सिर से ढेर सारा खून बहने लगा। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। भीड़ को लगा उस नाविक की मौत हो गई है। भीड़ डरकर तितर बितर हो गई। नरेन साथियों के साथ आगे बढ़ा। उसने तुरंत अपनी धोती का किनारा फाड़ा और उसकी पट्टी बनाकर नाविक के जख्म पर कसकर बांध दिया। फिर उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे और हाथ पंखे से हवा करने लगे। व्यायामशाला के मालिक को अपने साथी के हाथ से खबर भिजवा दी। थोड़ी देर में नाविक को होश आ गया। अपने साथियों के साथ मिलकर नरेन उन्हें सहारा देकर पास के स्कूल के भवन में ले गया। वहीं डॉक्टर बुलवाया। नरेन अपने साथियों के साथ लगातार सेवा करता रहा। सप्ताह भर के अंदर वह नाविक पूरी तरह स्वस्थ हो गया। अब उसने विदा मांगी तो नरेन ने उसके प्रति आभार व्यक्त करते हुए उसे कुछ रुपये भेंट किए, जो उसने सभी साथियों से इकट्ठा किए थे। नाविक बहुत खुश हुआ और उसने खुशी खुशी विदा ली। एक तरफ खेल कूद था, एक तरफ पढ़ाई, एक तरफ घूमना। इसके साथ साथ जो उसके दिनचर्या में शामिल था वह था हर रोज ध्यान में बैठना। और हर रोज की ही तरह उस रोज रात को जब नरेन अपने कमरे का दरवाजा बंद करके ध्यान में लीन हुआ और ध्यान खुलने के बाद, ध्यान भंग होने के बाद वह उसी तरह बैठा रहा, तो अचानक उसकी नज़र कमरे की दाहिनी दीवार पर गई।
इस दीवार से अद्भुत प्रकाश से भरी आकृति बाहर निकली, एक मानव आकृति, और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर अद्भुत चमक थी, मगर कोई भाव ना था, बिल्कुल शांत। सन्यासी की मूर्ति, सिर मुड़ा हुआ, हाथ में दंड कमंडल। वह मूर्ति कुछ देर तक उसकी ओर टकटकी लगाकर देखती रही, मानो उससे कुछ कहना चाह रही हो, मगर वह अवाक होकर उसकी ओर देखने लगा। उसके बाद जाने क्यों उसे अचानक डर सा लगा और वह झटके से कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद लौटा तो उस कमरे में कोई नहीं था। अब वह पछताने लगा, क्यों मैं मूर्ख की तरह भाग आया। संभव था कि वह मूर्ति मुझसे कुछ कहती। शायद वे बुद्ध देव थे। दरअसल नरेन को छुटपन से ही दिव्य ज्योति दिखाई देती थी। हर रोज रात को सोने के लिए नरेन जैसे ही आंखें मूंदता, उसे अपनी भौहों के बीच अद्भुत ज्योति बिंदु दिखाई देती। वह पूरे ध्यान से उस बिंदु में हो रहे बदलाव को देखता रहता और उसे ठीक से देखने के लिए बिस्तर पर लेट जाता। वह बिंदु कई रंगों में बढ़ता हुआ बहुत बड़ा हो जाता और अंत में फूटकर उसके सारे शरीर को पवित्र तरल रोशनी से ढक लेता था। वह वर्षों तक यही समझता रहा कि ऐसा हर एक के साथ होता है। ज्यों-ज्यों वह बड़ा होता गया, पढ़ाई व्यायाम के साथ ही संगीत की साधना भी बढ़ने लगी और ध्यान लगाकर बैठना भी। किशोर साथी जहाँ इधर उधर की बातें करते, परीक्षा में अंकों की चिंता करते, नरेंद्र सत्य की तलाश करता। किशोर से युवा हो रहे नरेन को अपने अंदर बहुत कुछ बदलता सा महसूस होने लगा। वह सच बोलता और हमेशा सच ही बोलने की कोशिश करता। इसलिए भूत आदि की छोटी बातों से उसने ना कभी घर के बच्चों को डराया और ना ही कभी किसी को ऐसा करने की वह अनुमति ही देता था। अगर कोई बच्चों को भूत के नाम से डराता तो वो बहुत नाराज होता। जैसे जैसे नरेन की उम्र बढ़ती गई, किताबों के प्रति उसका लगाव भी बहुत बढ़ता गया। अब वह धीरे धीरे खेलकूद में कम रुचि लेने लगा। वह स्कूल का होनहार छात्र था, मगर बाहर गए पिता के बुलावे पर उसे स्कूल छोड़कर परिवार सहित कलकत्ता से बाहर जाना पड़ा और एक लंबा समय वहीं गुजरा। अब वहाँ का दृश्य क्या है, आइए देखते हैं। विले की 8वीं की पढ़ाई बीच में ही रह गई। कब लौटेंगे इसका भी ठिकाना नहीं है। भुवनेश्वरी बहुत चिंतित हुई। वापसी का ठिकाना होता तो तुम लोगों को यहाँ इतनी लंबी यात्रा करके क्यों बुलवाता। यहाँ कलकत्ता जैसी भाग दौड़ नहीं रहेगी। नरेन को मैं पढ़ा दिया करूँगा और संगीत का रियाज भी होता रहेगा। इसके लायक स्कूल यहाँ नहीं। जंगल के बीच के इस गांव में कहाँ मेट्रोपॉलिटन स्कूल। विश्वनाथ दत्त ने समझाया। एक दिन उन्होंने नरेन को बुलाया और बोले, नरेन आओ तुम्हें शतरंज खेलना सिखाऊं। बाबा की बात सुनकर नरेन बहुत खुश हुआ। 2 वर्ष उनके साथ खेलना, पढ़ना, संगीत रियाज करना, समय कैसे बीतता गया उसे पता ही न चला। बहनों की शादी हो गई, बहनें अपने अपने घर चली गईं। छोटी किरण और 2 छोटे भाई भूपेंद्र और महेंद्र माँ के साथ रहते। 2 वर्ष के बाद जब वह लौट कर आया तो उसने देखा कि उनके कमरों में ताला लगा है। उसे आश्चर्य हुआ। उसने माँ से पूछा, माँ
हमारे कमरों में ठाकुर माँ ने ताला क्यों लगा रखा है? मुझे तो पहले से ही शक था ये लोग कुछ बुरा करेंगे, इसलिए तुम लोगों को अपने पास बुलवा लिया था। कोई बात नहीं, चलो अभी कम कमरों में ही रहें, बाद में सोचेंगे। बाबा ने जवाब दिया, कल तुम्हारे स्कूल भी जाकर बात करनी होगी। वे फिर बोले, स्कूल जाने पर प्राचार्य महोदय से उनकी मुलाकात हुई। ऐसा कैसे संभव है? प्राचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर कहने लगे, नरेन 8वीं की पढ़ाई छोड़कर गया और अब आप चाहते हैं कि उसका दाखिला 10वीं में हो। मैं मानता हूँ नरेन बहुत ही तेज बुद्धि का किशोर है, मगर 1 वर्ष में 3 वर्ष की पढ़ाई पूरी करना खेल नहीं है। उससे अंक कम हो सकते हैं। मैं नहीं चाहूँगा कि मैट्रिक की परीक्षा में नरेन पीछे रह जाए। मैं कर लूँगा, मुझ पर विश्वास रखें, नरेन ने कहा। उसके आत्मविश्वास को देखकर आखिरकार विद्यासागर जी ने उसे अनुमति दे दी। जैसे जैसे परीक्षा के दिन नज़दीक आते जाते वह अपनी मेहनत बढ़ाता जाता। उसकी मेहनत रंग लाई। उस दिन अखबार हाथ में लिए विश्वनाथ दत्त खुशी से फूले नहीं समा रहे थे जिस दिन रिजल्ट आया। आज बड़े दिनों बाद इतने खुश लग रहे हो, क्या कोई बड़ी खुशखबरी है? भुवनेश्वरी पति का चेहरा देखते हुए पूछ बैठी। नरेन ने आज साबित कर दिया कि उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं। कहाँ है वह? बुलाओ उसे जल्दी। विश्वनाथ बोले तो किरण उसे ढूंढने बाहर दौड़ी। थोड़ी देर में नरेन सामने था। उसने भी देखा बाबा आज हर दिन से अधिक खुश हैं। तुमने अपना रिजल्ट देखा? नहीं। तुम प्रथम आए हो। पूरे स्कूल में सिर्फ तुम ही प्रथम आए हो। मैं वे कुछ बोलते बोलते चुप हो गए। उन्होंने जेब में हाथ डाली और सुंदर सी घड़ी निकालकर नरेन की कलाई पर बांधते हुए बोले, तुम्हारे लिए। नरेन थोड़ी देर तक कलाई पर बंधी घड़ी देखता रहा, फिर झुककर बाबा के पांव छू लिए। समय बीतते देर नहीं लगती। परिणाम आ गया तो कॉलेज में दाखिला की शुरुआत हुई और एक पिता का सपना धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा। एक दिन वे अपनी पत्नी से कहने लगे, कलकत्ता के सबसे अच्छे कॉलेज प्रेसिडेंसी कॉलेज में उसका दाखिला आसानी से हो गया। एक बार डिग्री पूरी कर ले, फिर वकालत की पढ़ाई के लिए बाहर भेज दूंगा। सचमुच उन्हें अपना सपना पूरा होते दिख रहा था। नरेन जितना मन लगाकर पढ़ाई करता, उतने ही मन से संगीत का अभ्यास भी करता और उतना ही घूमता फिरता, तैराकी करता। जाड़े की शुरुआत में दोस्तों के साथ दिन भर घूमने के बाद उसने देर तक तैराकी की और शाम को घर लौटा। शाम ढलते ढलते बुखार की चपेट में ऐसा आया कि फिर 2-3 महीने तक कॉलेज जा ही ना सका। प्रेसिडेंसी कॉलेज ने परीक्षा में बैठने से रोक लगा दी, तो वह सीधा स्कॉटिश कॉलेज के प्राचार्य W. हेस्टी के पास गया और उनसे परीक्षा में बैठने देने की अनुमति मांगी। प्रोफेसर हेस्टी नरेंद्र के तर्क और सच्चाई से बहुत खुश हुए और उसे अनुमति दे दी। अगले वर्ष वह जनरल असेंबली संस्थान स्कॉटिश चर्च का छात्र हो गया। दोस्तों ने पूछा कि तुमने सारे विषय ऐसे क्यों लिए जिनमें कम अंक आते हैं और आगे नौकरी में भी सहायता नहीं मिलती? मैं अंक या नौकरी के लिए नहीं, ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ता हूँ।
शिक्षा का अर्थ नहीं है, यही है। नरेन का जवाब पाकर कोई संतुष्ट न हुआ, लेकिन कॉलेज के प्रोफेसर नरेन की अद्भुत बुद्धि से हैरान होते। प्रधानाचार्य डब्ल्यू हेस्टी कहते, मैंने नरेंद्र नाथ दत्त जैसा तेज बुद्धि का छात्र दूसरा नहीं देखा। नरेन मन लगाकर पढ़ाई करता, दोस्तों को पढ़ाई में मदद देता। उसने सभी विषयों की कई किताबें पढ़ डाली थी। इस बीच दर्शन और अध्यात्म संबंधी उसकी जिज्ञासा बहुत बढ़ चली। दोस्तों, अद्भुत बालक के बारे में आपने सुना। अब नरेंद्र की आगे की यात्रा नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में कॉलेज में कैसी होती है, अगली मुलाकात में मैं फिर इसके बारे में आपसे बात करूंगी और आगे की यात्रा हम साथ साथ करेंगे। तब तक के लिए शुभ विदा।